गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि हमने कृषि साख से संबंधित कुछ सजेशन लिखे हैं। कृषि साख में जो कुछ कमियां आती है, जो परेशानियां आती है, उनको किस तरीके से दूर किया जाए, उससे संबंधित सारे सारे सजेशन है। तो हम जानते हैं कि हम जो किसान है, जो उनको कृषि साख के लिए बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां ब्याज दरों से लेकर के हो सकती है, साख सुविधाओं से संबंधित हो सकती है, बैंकों की से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित हो सकती है, या सरकार के माध्यम से जो बहुत सारे जो ये स्कीमें लागू की जाती है वो मिल नहीं पाती, उनसे संबंधित भी हो सकती है। लेकिन ऑल ओवर बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ हमने बिंदु लिखे, उनके आधार पर हम ये बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले प्रभावी प्रबंधन। तो सबसे पहले जो बात आती है वो प्रबंधन की आती है। यदि सरकार कृषि साख हेतु प्रबंध व्यवस्था यदि सुधार ले, ठीक है, चाहे वो ब्याज दरों से संबंधित हो, चाहे वो बैंकों से संबंधित हो, चाहे सहकारी बैंकों से संबंधित हो, चाहे ग्रामीण बैंकों से संबंधित हो, या सहकारी साख समितियों से संबंधित हो, या अन्य जो फाइनेंस उपलब्ध करवाने वाली संस्थाएं उनसे संबंधित हो, उनकी जो प्रबंध व्यवस्था है, प्रभावी प्रबंध व्यवस्था इसकी हो कि लोगों को आसानी से सरल ब्याज दरों पे पैसा मिले और उसमें अच्छी सुविधाओं जमा कराने की, लेने देने की, तो वो एक सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है इन सभी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए। तो प्रभावी प्रबंध जो प्रबंध व्यवस्था है वो अनिवार्य है, मान सकते हैं इसको, जिससे कि कृषि शाखा जो आसानी से लोगों को मिल पाए। समन्वय, समन्वय का मतलब होता है तालमेल। तालमेल से आशय ये है कि जब किसान कृषि साख के लिए ऋण लेते हैं, बैंकों के पास जाते हैं, तो उनमें जो सहकारी साख समिति है या जो ग्रामीण बैंक है या साख उपलब्ध कराने वाली जो संस्थाएं, उनके बीच में समन्वय सही प्रकार से नहीं बैठ पाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान, ज्यादातर जो किसान है इलिटरेट होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको उन जो स्कीमों से संबंधित जो साख सुविधा उपलब्ध करवाने वाली स्कीमें, उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। और इस अभाव में वो कुछ यानी जो साक्ष्य उपलब्ध करवाने उपलब्ध करवाने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कहा कुछ और जाता है और वो किसान है जो समझते कुछ और है या करते कुछ और है। और कहने का मतलब आपस में तालमेल बिल्कुल ही नहीं बैठ पाता है किसान और जो साक्ष्य उपलब्ध करवाने वाले लोगों के बीच में या संस्थाओं के बीच में। तो इस तरीके से जो तालमेल है वो बिगड़ा हुआ होता है, उसको सुधारने की भी आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए जिससे कि किसानों को आसानी से और सही सरल तरीके से वो चीजें सारी सारी है, जो कार्रवाई जो समझ में आ रही है, जिससे कि लोगों को जो साख सुविधा है जो उपलब्ध हो पाए। तो नेक्स्ट बात करें उत्पादक एवं कृषि ऋण। तो बात करते हैं कि उत्पादक कार्यों के लिए जो ऋण दिए जाते हैं और कृषि के लिए जो ऋण दिए जाते हैं, उनमें अलग अलग भेद नहीं किया जाए, साथ में ही एक स्कीम के अंतर्गत इनको लागू किया जाना चाहिए। उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिया जाना चाहिए या कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाना। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। क्योंकि उत्पादन करना या कृषि कार्य करना तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग नहीं करके एक ही माना जाए। अनुत्पादक कार्यों के लिए जब भी ऋण दिया जाता है, उसमें ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, बैंक है या सहकारी संस्थाएं, ये सब सोच विचार कर सकती है कि उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। तो इसके लिए सजेशन ये है कि जो ज्यादातर जो ऋण है वो किस तरीके के कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए, वो उत्पादक कार्यों के लिए ही दिया जाना चाहिए या कृषि कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए। अनुत्पादक कार्यों के लिए जो ऋण है जो नहीं दिए जाने चाहिए। तो इसलिए उत्पादन एवं कृषि ऋण है जो उनको एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए। साख एवं विपणन का तालमेल। तो एक बड़ी और दिक्कत आती है कि साख और एक तो साख यानी पैसे उपलब्ध करवाना, ठीक है, कृषि कार्यों के लिए सामान्यतः हम देखते हैं। इसके अलावा जो कृषि के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको मार्केट में किस तरीके से बेचा जाए। विपणन का मतलब बेचने से संबंधित किए जाने वाले प्रयास है। तो बेचना, बेचे किस तरीके से किसान, उसके लिए भी हेल्प की जानी चाहिए सरकार के द्वारा या अन्य कोई ऐसी संस्थाएं हैं जिसके द्वारा, या ऐसी कोई संस्थाएं ग्रामीण स्तर पर भी स्तर पर ही खोली जानी चाहिए, जिससे कि किसान अपनी जो जो भी इतना प्रोडक्शन होता है सारा सारा उन संस्थाओं को वहां बेच दे और अच्छी कीमतों पे, जो मार्केट में जो चल रही है उन कीमतों पे वही बेचते अपने खेतों के आसपास या अपने ग्रामीण क्षेत्र के आसपास या जहां उनका घर है उनके आसपास ही, जिससे कि उनको जो लागतें होती है कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड यानी लाने ले जाने की जो लागतें होती है वो लागतें हैं जो नहीं लगे, ठीक है।
तो ये एक और है कि साथ साथ में केवल साख उपलब्ध नहीं करवाना है, साथ में जो प्रोडक्शन किया हुआ है किसानों के द्वारा उनको किसी न किसी तरीके से बेचने के लिए भी प्रयास करवाना है। तो सरकार ऐसी चीजें भी बहुत सारी चल रही है जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं कि प्रत्येक जिले पे या तहसील स्तर पे जो कृषि मंडी है उनकी स्थापना की गई और कृषि मंडियों के माध्यम से जो ये जो माल उनका किसानों का खरीदा भी जाता है, लेकिन वो पर्याप्त तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण परिवेश है। तो ग्रामीण परिवेश में हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं और तहसील स्तर पे भी एक कृषि मंडी की स्थापना है, लेकिन उससे कई दूर, सपोज करिए 100 किलोमीटर दूर एक गांव है या आसपास के जो बहुत सारे गांव है 100 किलोमीटर दूर, तो वो किस तरीके से माल वहां लेके आते हैं, आने जाने के साधनों की भी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो इस तरीके से परेशानी का ये कारण होता है। तो इसलिए साख के साथ विपणन की जो सुविधा है वो भी सरकार को करवानी चाहिए। ये भी एक है जो बड़ी चीज आती है। सहायक कार्यों को बढ़ावा, तो ये है कि कृषि केवल कृषि कार्य नहीं करे, किसान है जो कृषि से जुड़े हुए सहायक कार्य है उनको भी थोड़ा सा ध्यान में दे, जिससे कि है जो कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, इनकम भी बढ़े। सबसे बड़ी बात होती है इनकम की। तो सहायक कार्यों की यदि बात करें तो कृषि से जुड़े हुए वो साथ में जो पशुपालन है, पशुपालन का काम भी साथ में कर सकते हैं, जिससे कि क्या है कि कृषि हम जानते हैं मानसून पे डिपेंड करती है, लेकिन मानसून 6 महीने तक ही रहता है। 6 महीने क्या करेंगे उस कंडीशन में पशुपालन जो व्यवसाय है वो उनके लिए जो एक वरदान का काम करता है और इस तरीके से उनको फायदा हो सकता है। पशुपालन, इसके अलावा जो किसान है, इसके अलावा पशुओं से जुड़े हुए जो उद्योग धंधे वो भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग है और एक जैसे एग सेलिंग का उनका काम होता है नहीं, अंडों का पोल्ट्री फार्म के द्वारा, तो वो भी हो सकता है। और चिकन मटन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे उद्योग है। लेकिन यदि सिंपल यदि बात करी जाए तो पशुपालन से बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई है। यदि दूध उत्पादन की बात करें, दूध की सेलिंग की बात करें, दूध का प्रोडक्शन करके डेयरी फार्मिंग का काम कर सकते हैं। तो आपने अपनी चॉइस के अनुसार जो पशुपालन से जो चीज जुड़ी हुई है वो आराम से लोग कर सकते हैं। कोई चाहे पोल्ट्री फार्म खोलना चाहिए पोल्ट्री फार्म खोल सकता है, यदि डेयरी फार्म खोलना चाहिए डेयरी फार्म खोल सकता है, लेकिन ये कृषि के साथ साथ ही हो सकते हैं। इसीलिए ये बात आती है कि सहायक कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक जिला एक बैंक, इसका मतलब ये है कि कोई किसान है जो एक जिले में एक बैंक के द्वारा ही सारा कार्य जो संपादित किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक जिले में है तो उसके ऊपर दूसरा अधिकारी जो बैंक है वो कहीं स्टेट लेवल पे कहीं और जगह बना हुआ है और उसके ऊपर भी यदि कोई नेशनल लेवल पे और कोई बड़ा बैंक है, तो इस तरीके से बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि किसी से मान लो लोन की बात करते हैं, लोन पास पहले लोकल में जाता है, फिर जिले लेवल पे जाता है, फिर स्टेट लेवल पे जाता है और फिर जाता है नेशनल लेवल पे। वहां ऐसी संस्थाओं के माध्यम से काम होता है। तो जैसे कि बात करें किसान यदि को ऋण के लिए अप्लाई करता है, पहले अपने ग्रामीण बैंक में बात करेगा, फिर ग्रामीण बैंक है अपने जो जिला हेडक्वार्टर होता है, बड़ा बैंक होता है, उससे बात करेगा। वो फिर मुख्यालय होता है, जैसे कि जयपुर में बात करें, जयपुर हमारा मुख्यालय राजस्थान में, तो वहां जाएगा। उसके बाद में नाबार्ड को भेजेंगे, वहां से तो लंबी प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से जो भी पैसे साख से संबंधित लेन देन की जो चीजें है वो एक ही क्षेत्र में होनी चाहिए, ये काम थोड़ा इजी हो जाता है उससे। सरलीकरण, जो साथ लेने की जो व्यवस्था है, सुविधा है, वो थोड़ी सरल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कागजी कार्रवाई बहुत सारी होते हैं। किसानों से डॉक्यूमेंट पे बहुत सी जगह साइन करवाए जाते हैं, तो बहुत सारे किसान ऐसे भी डर जाते हैं कि ये कितनी जगह साइन करवा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, हमारे डॉक्यूमेंट ये ले रहे हैं और साइन करवा रहे हैं, हमारा खेत अपने नाम तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी ये चीजें हैं और बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है, तो ये डर भी होता है और साथ में लंबा टाइम भी लगता है। तो जो प्रोसेस है ये थोड़ी सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि किसान यदि अब लोन के लिए अप्लाई करता है तो मिलता है 4 महीने बाद में जाकर के, लेकिन उस समय कृषि का जो कार्य है यानी जो फसल उगाने कार्य है वो खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस पैसे का वो क्या करे। तो सरलीकरण बहुत जरूरी है साख सुविधाओं के लिए। इसके बाद यदि बात करें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, तो हम जानते हैं भारत में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार है और बड़ी मात्रा में इसके केस है जो आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है इसकी। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति है इन पे रोक आवश्यक है। सरकार ऐसे सख्त कठोर कानून नियम ऐसे बनाए जिससे कि ये लोग इन प्रकार के कामों को करने से डरे। नेक्स्ट बात करें बस्तों को प्रोत्साहन, बस्तों को प्रोत्साहित करने हेतु तो किसानों को थोड़ा सा अवेयर किया जाना चाहिए, जिससे कि वो छोटी छोटी अपनी बस्ते जो जमा करें, जो कि जो फसल जब नहीं बोई जाती उस समय जो उनके जो पैसे काम आए, ताकि उनको पैसे लेने के लिए जो बैंकों में भटकना नहीं पड़े किसी तरीके से। तो बस्तों को प्रोत्साहन दिया जाना बहुत जरूरी होता है। देसी साहूकारों पर नियंत्रण किया जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी ब्याज की रेट बहुत ऊंची होती है। तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे
पाबंदियां लगाई जानी चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ये होनी चाहिए। कोई भी यदि बिजनेस करता है पैसे का लेन देन का, तो इसमें हाईएस्ट रेट है कि भी अभी इतनी है, मिनिमम रेट इतनी है, तो इसके बीच में ही लेगा कोई भी। या तो ये काम करे तो इतना होगा, यदि नहीं करना चाहता तो इसको छोड़ दे। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि 500 रुपए सैकड़े से, यानी ये 60% है, यानी 2 रुपए से लेकर के 10 रुपए सैकड़ा, यानी 500 रुपए सैकड़ा 60 होता है, 10 रुपए सैकड़ा मतलब होता है 120% तक के लोन है या ऋण है जो लोग लेते हुए मार्केट में देखने को मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो ये बहुत ही यानी प्राण लेने वाली चीज होती है ये। तो कहने का मतलब यही है कि जो देसी साहूकार है, सेठ साहूकार जो महाजन है, जो साख सुविधा के लिए 20 पैसे देते हैं, इन पर नियंत्रण होना चाहिए, इनकी ब्याजों पे नियंत्रण होना चाहिए। इनके द्वारा किसी प्रकार के जो जमीन जायदाद यदि अपने नाम करवाई जाती है कागजी पैसे लेने के एवज में, तो उस पर भी थोड़ा सरकार का नियंत्रण होना जरूरी होता है। तो ये है जो इस पे सरकार के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। साख में वृद्धि तो हर साल है, जो कि हम जानते हैं कि लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जाती है, तो साख की सुविधाएं हर साल साख की सुविधा है वो 20% ही बढ़ती है, जबकि ये हर साल है जो साख की सुविधा वो 16% बढ़ती है, जबकि मार्केट में जो साख की सुविधा की आवश्यकता वो है 20%। इससे कि मांग और पूर्ति है, जो साख की जो मांग की जाती है और पूर्ति बैंकों द्वारा की जाती है, उसमें तालमेल बना रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि साख की सुविधा है जो वर्तमान में 16% हर साल उसमें बढ़ोतरी होती है, जबकि यहाँ देख सकते हैं हम कि 20% की आवश्यकता है हमारी, यानी 4% एक्स्ट्रा की जो आवश्यकता, जिससे कि साख और बैंकों वित्तीय संस्थाओं के बीच में है, जो देने वाली संस्थाएं हैं उनके बीच में तालमेल बना रहे, यानी मांग और पूर्ति का जो संतुलन बना रहे। नेक्स्ट है किसानों की सोच में परिवर्तन। तो किसानों की सोच में परिवर्तन का यह मतलब है कि किसान केवल ये नहीं देखेगा कि मैं कृषि कर रहा हूं तो केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहा हूं, इससे पेट भरेगा, लेकिन किसानों को ये सोचने की आवश्यकता है कि मैं यहाँ इसको कॉमर्शियल के रूप में इसको क्यों नहीं अपना सकता है, यानी व्यापारिक जो प्रोडक्शन कर रहा है इसको व्यापारिक सोच यानी व्यापारिक दृष्टिकोण जब किसान यदि अपना लेगा, उस दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे कि वो खुद पैसा कमाएगा और सारे किसान है जो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो किसानों को व्यापारिक सोच के प्रति है जो भी जागरूक करवाना जरूरी है। सहकारी आंदोलन की भी आवश्यकता है, और यानी साथ में मिलकर काम करने वाले जो किसान है, तो ये सहकारी आंदोलन एक तरीके से कि लोग साथ में मिलकर के कृषि कार्य को करें, तो इसमें काफी बड़ी मात्रा में फायदा होता है। इस प्रकार का आंदोलन चलाया जाए, लेकिन ये सफल कम ही हो पाते हैं। सहकारी साख ढांचे में सुधार। तो सहकारी जो साख है, जो लोग छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे बना करके पैसे का लेन देन करते हैं, वो उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेते हैं, तो इस तरीके से वो ले नहीं पाते हैं, मन मर्जी का काम होता है, क्योंकि इन पे सरकार का कंट्रोल अच्छे से हो नहीं पाता है। इस तरीके से इसमें जो साख सुविधाएं हैं जो पूर्ण रूप से अच्छे से मिल नहीं पाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। सहकारिताओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ना। तो ऐसे जो सहकारी कार्य है, कृषि से जुड़े हुए जो कार्य सहकारी संस्था के माध्यम से भी किए जाते हैं, तो उनको सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी जोड़ना जरूरी होता है, जिससे कि जो इस क्षेत्र को है जो फायदा मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।